ट्रैवल की दुनिया के दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है राजेश ठाकुर। अगर पहली बार आप मेरे इस शो में आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए खूब बढ़िया बढ़िया जगहों पे मैं जाता रहता हूँ और बड़ी ज़बरदस्त कहानियाँ आपको सुनाता हूँ। एक और शहर में दोस्तों आज मैं पहुँच गया हूँ और आज जिस शहर में मैं हूँ ये जापान का सांस्कृतिक केंद्र, स्वादिष्ट खानों की राजधानी और कांसाई क्षेत्र का धड़कता दिल है। दोस्तों ये है ओसाका। 5वीं शताब्दी से जुड़ी अपनी ऐतिहासिक जड़ों के साथ ओसाका कभी जापान की प्राचीन राजधानी हुआ करता था और एक जमाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बंदरगाह थी। दोस्तों जापान के शहरों में ओसाका का एक अलग ही रंग है। यहाँ पे प्राचीन जापान के साथ साथ आप मॉडर्न वर्ल्ड का भी एक नज़ारा देखेंगे। आज पूरा दिन दोस्तों मैं ओसाका में बिताने वाला हूँ और यहाँ की गलियों को पढ़ूंगा, यहाँ के खान पान का मज़ा लूँगा। क्या ख़ास है ओसाका में, आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों मेरे साथ इस जीवंत शहर की गलियों में चलते हैं, स्वाद, इतिहास और ऊर्जा से भरे ओसाका की पहचान करते हैं। तो दोस्तों आज आए हैं हम ओसाका की सबसे हिस्टोरिक और एक बहुत ही आइकॉनिक जगह ओसाका जो, यानी कि ओसाका कासल। ये किला सिर्फ एक इमारत ही नहीं है, यह है जापान की अहमी, पॉलिटिक्स और कल्चरल का एक हिस्टोरिक प्रतीक। अगर हम हिस्ट्री की बातचीत करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1583 में। जापान का एक बहुत ही महान योद्धा और नेता, जिसका नाम था टोयोटोमी, इन्होंने इसे बनवाना शुरू किया था। उसका एक सपना था कि वो एक ऐसा महल बनाएगा जो जापान की सैनिक ताकत और एकता का प्रतीक बने। वो पूरे जापान को एक करना चाहता था और यहाँ पे एक बहुत पुराना इशिमाया होगान जी मंदिर एक ज़माने में हुआ करता था और उसी मंदिर के खंडहरों पे दोस्तों उसने एक बहुत बड़ा यहाँ पे महल बनाया और बहुत से लोगों का मानना है कि अपने उस दौर का वो सबसे बड़ा एक ताकतवर किला माना जाता था। बड़ी दूर दूर तक दोस्तों ये किला फैला था, इसके चारों तरफ बड़े बड़े बाग। अब तो खैर ओसाका सिटी बन चुका है, लेकिन एक ज़माने में ये बड़ी दूर तक ये एक कासल हुआ करता था। लेकिन इस कासल की कहानी भी दोस्तों इतनी सीधी नहीं है। हुआ ये कि उसकी मौत के बाद टोकुगावा एक और शासक था जो यहाँ पे लगभग 1615 में उसने यहाँ पे आक्रमण किया और इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और उसके बाद यहाँ से वो शायद टोक्यो चला गया था, लेकिन इसके बाद टोकुगावा शासकों ने इस कासल को फिर से बनवाया। आप जो कासल देख रहे हैं, जो ओरिजिनल कासल था वो पत्थरों का बना हुआ था, जो कि ग्राउंड लेवल पे अंडरग्राउंड था, लेकिन उसके ऊपर ये जो नया कासल बना था ये टोकुगावा शासकों ने बनाया था। एक और दुर्घटना इसके साथ हुई थी कि 1665 में एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बिजली गिरी थी। ये जो आकाश से लाइटनिंग होती है, जिसकी वजह से इसका जो मेन टावर था वो जल के राख हो गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लकड़ी का बना हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में जब जापान में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था तो उस डैमेज में दोस्तों ये किला भी तबाह हो गया था। और उसके बाद 1931 में ये स्टील और कंक्रीट का बना हुआ एक रेप्लिका है। एक ज़माने में ये जो ओरिजिनल हुआ करता था उसी की तरह बना है और 1997 में ये पूरी तरह से रेनोवेट भी किया गया और अब ये एक म्यूज़ियम बन गया है। वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर दोस्तों ये आता है। अगर आप इस म्यूज़ियम में जाएंगे तो अंदर टोयोटोमी, जिनकी ज़िंदगी की कहानी उसमें नज़र आती है, समुराई कल्चर क्या होता है वहाँ के म्यूज़ियम में दिखाया गया है। और जो भी यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी गई है उस लड़ाइयों का इतिहास बहुत ही विस्तार से उस म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेगा। आज दोस्तों यहाँ पे बारिश हो रही है तो ज़्यादा दूर तक
नज़र नहीं आता, लेकिन क्लियर डे पे अगर आप ऊपर टावर से देखेंगे तो ओसाका शहर का 360 डिग्री का एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से व्यू दिखाई देता है। हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट समर में हैं। अगर आप बसंत ऋतु में आते हैं तो ये चारों तरफ यहाँ पे चेरी ब्लॉसम आपको नज़र आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे इस महल के चारों तरफ बना है ओसाका कासल पार्क। एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और बड़ा शांत इलाका है। जो लोकल जापानीज़ लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, अपना रनिंग करते हैं, पिकनिक करते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं। और बहुत बड़ा ये बना हुआ है पार्क। तो जब भी आप ओसाका कासल के इन ऊंचे पत्थरों पर खड़े होते हैं तो सिर्फ एक इबारत नहीं दोस्तों, पूरे जापान का इतिहास और उसकी परछाई आप यहाँ पे महसूस करते हैं। ये महल हमें याद दिलाता है कि पावर, आर्किटेक्ट, पॉलिटिक्स किस तरीके से इस महल की दीवारों में समाये हैं। आइए दोस्तों, इस इतिहास को महसूस करें ओसाका के दिल से। दोस्तों फ़िलहाल अभी भी हम ओसाका में हैं और पिछले 2-3 दिनों से बड़ा ज़बरदस्त ट्रैवल हम कर रहे थे। तो आज ये हमारा यहाँ पे फ्री डे है और हमने ये डिसाइड किया है कि आज ओसाका का वॉकिंग ट्रिप हम लोग करेंगे। फ़िलहाल जहाँ पे मैं हूँ ये ओसाका का एक बड़ा ही बिज़ी हब है। डोटोनबारी इस जगह का नाम है और रात को तो यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त मेला लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है और एक बड़ा ही प्राचीन यहाँ का मंदिर है, होजेंजे टेम्पल। तो हम लोग होजेंजे टेम्पल जा रहे हैं। तो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो आइए चलिए उस तरफ। दोस्तों बस डोटोनबारी के शोरगुल से कुछ ही कदम की दूरी पर ये एक पुरानी शांत गली है। छुपा है ओसाका का एक अनमोल रतन, होजेंजी टेम्पल। इस मंदिर की शुरुआत 1637 में हुई थी, जब ये इलाका जापान के एडो पीरियड का एक व्यापारिक हब हुआ करता था। यहाँ की सबसे ख़ास बात है मुजुकाके फूडो-सन। ये एक फूडो मायो का स्टैचू है। देखिए इस पे बहुत सारी इकाई जमी है। लोग इस पे पानी छिड़कते हैं, दुआ मांगते हैं, कभी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कभी अपने प्रियजनों के लिए। और इस पर बरसों से डाले जा रहे पानी ने इसे ढक दिया है। बड़ा एक खूबसूरत हरे रंग की मॉस की परत इस पर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब पूरा इलाका यहाँ पे आसपास जो था बहुत बमबारी हुई थी तो तबाह हो गया था, लेकिन ये जो स्टैचू है ये बड़ा चमत्कारिक रूप से बच गया था। आज यही बन चुका है ओसाका के पुनर्निर्माण और आस्था का एक प्रतीक। दिन भर लोग यहाँ पे आते हैं, पानी छिड़कते हैं, शांति से दुआ मांगते हैं और कुछ पलों के लिए ओसाका की भागदौड़ से कहीं दूर चले जाते हैं। अगर आप डोटोनबारी आ रहे हैं तो इस मॉस कवर्ड मिरेकल को ज़रूर देखिएगा। ये वो जगह है जहाँ वक्त कुछ पल के लिए रुक जाता है। इतिहास का एक बहुत ही ये करिश्मा है और ओसाका की हिस्ट्री, इतिहास इसमें छुपा है। तो यहाँ जब ओसाका में आए तो ज़्यादातर लोग इसको मिस कर जाते हैं, क्योंकि बड़ा ये छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे आएंगे आप तो बड़ी आपको शांति मिलेगी और एक अलग ही एहसास आपको यहाँ पे होगा। यहाँ पे बहुत सारी लैंटर्न्स ये लगी हुई है इस वॉक पे और स्पेशली शाम को ये बड़ा ही खूबसूरत बन जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे दोपहर में आए हैं। ये 11-12 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का समय है। स्ट्रीट में दोनों तरफ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, छोटे छोटे ट्रेडिशनल। अगर आपको जापानीज़ खाना वाना खाना है तो उसके लिए
यहाँ पे इस छोटी सी गली के अंदर बहुत सारे एलिवेज यहाँ पे बने हैं, तो आप खाना खा सकते हैं। और ये छोटी सी गली है, जब कभी भी आप 2-3 बारी में आए तो बड़े अच्छे चांस है कि आप इसको मिस कर जाएंगे। लेकिन बीच में ये एक बहुत बड़ा शॉपिंग एरिया बना है जो कि अंडर कवर है। आज हल्की बरसात भी यहाँ पे हो रही है और यहाँ से इस मंदिर में इस स्ट्रीट से अंदर एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, ओसाका में ये एक ट्रेडिशनल जापानीज़ रेस्टोरेंट हमने ढूंढा है। अंदर देख रहा हूँ यहाँ पे बड़ी फिल्मी पोस्टर लगे हैं जापान के, और 60s या 70s के ज़माने के पोस्टर है। कुछ इस तरीके की फील मुझे ये दे रहे हैं। और इनका जो मेन्यू है, वैसे अलग अलग मेन्यू है लेकिन शायद ये लंच का मेन्यू है, तो उसमें इसका नाम है टाटा सूटियाज़ सेट मील। और हमने जो उसमें डिसाइड किया है, अलग अलग फ़िशेज़ और डिफरेंट जो नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस है इसमें अवेलेबल है। तो अहिल्या खा रही है फ्लाउंडर ग्रिल्ड सेट मील और मैं खा रहा हूँ सैमन ग्रिल्ड सेट मील। तो तस्वीर से ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ी सी थाली, जैसे हमारे थाली होती है ना, वैसा होगा। और उसके अंदर फिर छोटी छोटी कटोरी के अंदर डिफरेंट तरीके से जो सैमन बनाते हैं या फ्लाउंडर्स बनाते हैं, तो उसका एक हमें सेट मील मिलने वाला है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस जापानीज़ डिश को जापान के ओसाका शहर में ट्राई करने के लिए। तो दोस्तों, ये मेरी सेट मील की थाली आ गई है। इसमें 8-10 छोटी छोटी कटोरियाँ हैं और बड़ी ज़बरदस्त कमाल की चीज़ें हैं। तो इनको ट्राई मार रहा हूँ। ज़बरदस्त। आई थिंक कुछ जिनकी ट्रेडिशनल सब्जियां भी हैं फ़िश के साथ साथ, वो कटोरियों में बनी हुई है। कुछ राइस के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सूप है जिसमें आई थिंक टोफू से जुड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनी हुई हैं। जो ग्रिल्ड फ़िश है बहुत ज़बरदस्त कमाल की है, सैमन। सिडनी में हमें लगता है कि सुशी और उससे जुड़ी कुछ एक और चीज़ें हैं, वही जापानीज़ फूड है। लेकिन जापान में बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है दोस्तों। बहुत सारे करीज़ के अलग अलग वैराइटीज़ है। सी फूड की इतना वो वेरिएशन है और बड़ा हेल्दी फूड है जापानीज़ फूड। आई थिंक तभी शायद यहाँ के जो लोग, बाकी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। जापान में आई थिंक दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसे लोग रहते हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है और बड़े हेल्दी, मैंने देखे बड़े फिट जापानीज़ लोग होते हैं। तो फिटनेस का एक जो राज है, आई थिंक वो हमारा खाना भी होता है। तो बड़ा ये जापानीज़ थाली इसे कहूँगा, ये मैं एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों, ओसाका में एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आजकल चल रही है और वो है 2025 एक्सपो। ये दुनिया भर से जो फ्यूचरिस्टिक हमारे लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और कैसा हमारा फ्यूचर होने वाला है आने वाले दिनों में, तो वो हमें पता चलने वाला है। 3 चीज़ों का मुझे पता चला है जो मुझे लगा कि आपके साथ मैं ज़रूर शेयर कर देता हूँ कि क्या क्या वो चीज़ें हैं और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो एक तो बड़ा मुझे जो कमाल का लगा, जहाँ पे मेरे जब आप कोई कमेंट्री पीछे से चल रही होती ना, आप कुछ सुनते हैं और थोड़ी देर के लिए फिर आपके ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो एक तो ये यहाँ पे आजकल जो एग्ज़िबिशन जिसका चल रहा है वो ये है ऑटो शावर। यानी कि आप लेट जाएं या खड़े हुए, अभी मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन वो
शावर के आप जाएंगे वो आपको पूरा साबुन वाबुन लगाएगा, बड़े अच्छे तरीके से आपको वो साफ़ करेगा। और शावर से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप बिल्कुल नहा धो के बाहर निकलेंगे। तो एक तो वो चीज़ चल रही है। सेकंड चीज़ है जो बड़ा जल्दी होने वाला है, मेरा अपना मानना है कि बहुत दिन वो दूर नहीं है जब आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितनी भी जो सेल्फ ड्रिवन टेक्नोलॉजी है वो एक प्रैक्टिकल लेवल पे आजकल यहाँ ओसाका में वो दिखाया जा रहा है। और बड़ा जल्दी आई थिंक स्मार्ट टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है, हमारी गाड़ियों के अंदर वो GPS लग चुके हैं। आपने सिर्फ अपना डेस्टिनेशन जाना है, गाड़ी आपको वहाँ पे लेके जाएगी। और तीसरी चीज़ वो है, पिछले काफ़ी समय से इस पर भी काफ़ी डिस्कशन डिबेट हो रहा है, वो है फ्लाइंग कार्स। लेकिन एक्चुअल में फ्लाइंग कार्स का यहाँ पे वो बाकायदा आजकल यहाँ पे लोगों को दिखा रहे हैं। और जो भी ये वर्ल्ड एक्सपो होते हैं, जब जहाँ कहीं भी होते हैं, तो वो जो फ्यूचरिस्टिक उसमें टेक्नोलॉजी हमें मिलने वाली है वो दिखाई जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ के होटल्स काफ़ी ज़्यादा बिजी है। और अभी घूम फिर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, लैंग्वेज से पता चल जाता है कि अमेरिकन है, यूरोपियन है। इवन हमारे कुछ ऑस्ट्रेलियन भाई लोग जो थे वो सुबह परेशान हो रहे थे कि यार हमें ड्रिंक करना है, कुछ मिल नहीं रहा है। तो कल रात को हमने 2-3 पब देखे थे, तो उन्हें बताया कि आप उस तरफ चले जाइए, लेकिन वो वहाँ पे गए तो अर्ली मॉर्निंग बंद था, क्योंकि रात को 2-3-4 बजे तक खुले रहते हैं, तो ऑब्वियसली सुबह बंद होंगे। लेकिन अभी लंच आवर्स में यहाँ पे आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुले हैं और ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स के अंदर यहाँ की जो लोकल बियर होती है, आई थिंक साकी उसे कहते हैं, और वो बड़े आराम से आई थिंक मिल जाती है। तो अभी थोड़ी देर पहले मिले थे, बड़े खुश थे कि उनको उनकी ड्रिंक मिल गई है। तो दोस्तों, ओसाका को आज हम लोग पैदल ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आज हमने ये डिसाइड किया कि ना तो हम कोई टैक्सी लेंगे, ना ही कोई ट्रेन पकड़ेंगे, या ना ही कोई बस में सफ़र करेंगे। तो जो भी आज हम सफ़र करेंगे वो आज हम पैदल ही निकले हैं घर से, होटल से साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं। और खाना वाना खाया है, बहुत हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बारिश भी हो रही है आजकल। लेकिन टेम्परेचर क्योंकि 27-28 डिग्री के आसपास है, तो बड़ा अच्छा लगता है ये हल्की बारिश में। मज़ा आ रहा है दोस्तों ओसाका को एक्सप्लोर करने में। तो दोस्तों, आज हम एक जापान का ये स्ट्रीट फूड डिशेस को ट्राई कर रहे हैं। और तो बड़ी कमाल की चीज़ें हैं जो फ़िलहाल हमने ली है। तो एक तो है ये टोकोयाकी, ये ऑक्टोपस के साथ भरे हुए 6 बॉल्स हमने लिए हैं। और दूसरा है ओकोनोमियाकी, ये जापान का मशहूर नमकीन पैनकेक है। और तीसरी एक और चीज़ होती है, पता नहीं हम डिनर कुछ और भी करना चाहेंगे, अगर जगह रही तो वो भी ज़रूर खाएंगे। और वो है कुशिकात्सु, ये डीप फ्राइड स्टीवर्स होते हैं। तो आज हम फिलहाल ये 2 चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। जो ये टोकोयाकी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये डिश लग रही है, तो पहले इसको ट्राई करते हैं। तो दोस्तों, ये जो ऑक्टोपस के बॉल्स है बड़े गर्म होते हैं। तो पहला जब मैंने मुंह में डाला तो थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि अंदर से वो बहुत ज़्यादा गर्म थे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्राई करें, क्योंकि मैंने पहली बार ये ट्राई किया है, तो थोड़ा अपने आप को वक्त है, थोड़ा इसको इसके साथ आपको थोड़े ये पोक करने के लिए एक स्टिक मिलती है, तो उसको थोड़ा पोक कर ले, थोड़ी अंदर की गर्म हवा जब बाहर निकलेगी तो सेकंड और थर्ड वो बड़ा ज़बरदस्त एक अलग ही इसको खाने का मज़ा था। गरम थे काफ़ी ज़्यादा। और अब हम ट्राई कर रहे हैं पैनकेक। बड़ा ये एक बड़ा सा तवा है जिस पे ये बनाते हैं, और फिर नीचे वो अपना सी फूड का इसमें बड़ा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस है। तो आई थिंक मुझे इसमें प्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, श्रिम्प्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है।
और फिर इसके ऊपर बाद में वो सॉस डालते हैं और सॉस के बाद कुछ बड़ी ड्राई सी चीज़ें हैं। टेस्ट बड़ा कमाल का है। तो जब कभी भी आप दोबारा ओसाका आए या जापान में आए तो यहाँ का स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लो जी, यहाँ की आप बारिश भी देख रहे हैं। आज सुबह से लेके थोड़ा थमा हुआ था, लेकिन अभी लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। बड़ी भीड़ है लोगों की यहाँ पे, फिर भी उसके बावजूद। दोस्तों, बाहर तो बड़ी ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई। एक और यहाँ की जापान की बड़ी ज़बरदस्त डेलिकेसी है ये माचा आइसक्रीम। हमारा कोई इरादा नहीं था फ़िलहाल इसको खाने का, लेकिन बाहर बारिश हो रही है और रेस्टोरेंट के जो ओनर है, जो भी देखभाल करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि आप अंदर आइए, अंदर आके बैठिए, क्योंकि बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो हम अंदर आए और माचा आइसक्रीम ट्राई कर रहे हैं। आप लोगों ने माचा ग्रीन टी तो ट्राई किया होगा। कल हम लोग जब टोयोटो से इस तरफ आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक जगह रुके थे जहाँ पे चाय के बड़े बड़े खेत थे। फिर वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि ये है माचा ग्रीन टी, और जो जापान की रेगुलर ग्रीन टी होती है उससे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बेटर क्यों होती है, इसलिए क्योंकि जो माचा टी है उसकी जो फसल है वो साल में सिर्फ एक बार वो उसको काटते हैं, और जो दूसरी ग्रीन टी होती है उसको वो साल में 4 बार काटते हैं। तो खुद ही आप लगा लीजिए आइडिया। तो जो भी वो ब्रांड है माचा टी वाले, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है वो साल में इस चाय के पौधे से सिर्फ एक फसल लेंगे, और वो बनती है दोस्तों माचा ग्रीन टी। तो अगर आप ग्रीन टी के शौकीन हैं तो माचा ग्रीन टी पीजिएगा, जिसमें मेरे हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है। पिछले काफ़ी दिनों से हम भी वही पी रहे हैं। तो होटल में जब भी ग्रीन टी पीने का हमारा मूड होता है तो हम माचा ग्रीन टी ट्राई मारते हैं। फ़िलहाल ये जो आइसक्रीम है हरे रंग की है, बड़ा ज़बरदस्त इसका भी टेस्ट है। ये है दोस्तों ओसाका का दिल, डोटोनबोरी। रात का वक्त है और इस जगह की रोशनी और रफ्तार बस कमाल की है। क्या ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल बना है, कसम से बड़ा मज़ा आ रहा है। ओसाका का इतिहास करीब 1500 साल पुराना है। एक ज़माने में जापान का कमर्शियल हब हुआ करता था, और ख़ासकर एडो पीरियड में। अगर आप जापान के इतिहास के बारे में जानते हैं तो एडो पीरियड वो पीरियड है जहाँ पे जापान में बड़ा कुछ बदलाव हुआ था। बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे जो भी एम्परर थे उस ज़माने में बने हैं, और हिस्ट्री में बड़ा कुछ लिखा है। यहाँ की नदियाँ और कैनाल्स पूरे शहर को जोड़ती थी, और डोटोनबरी वही पुरानी नहर है जिसे लगभग 1600 में खुदवाया गया था। एक बिज़नेस और कल्चरल हब दोस्तों ये जगह बनी थी। इसका इतिहास भी बड़ा मज़ेदार है। इस जगह का नाम एक इंसान के नाम पे पड़ा था जिसने इस नहर को एक्चुअल में खुदवाया था। एक व्यापारी था, वो उसका नाम था यासुई डोटोन, और उसकी एक तमन्ना थी कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस शहर को और यहाँ पे जो बिज़नेस चलता है उसको एक बाज़ार से जोड़ते हैं। और उस ज़माने में क्या था कि पानी के ज़रिए बड़ा ज़बरदस्त व्यापार होता था। तो यहाँ पे उसने इस नहर को खुदवाने का काम शुरू किया था, और हुआ ये कि ओसाका लड़ाई में उसका देहांत हो गया। लेकिन उसके बच्चों ने, जो भी आगे उसका परिवार था, उन्होंने इस नहर को कंप्लीट किया, और उसी के नाम पे इस शहर का नाम पड़ा डोटोनबोरी। मैं अक्सर शुरू में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं इसको याद रखने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा इसका संधि विच्छेद किया 2-3 बारी डोटोनबोरी।
दोस्तों एक समय था, अगर हम इतिहास में पीछे जाते हैं तो ये यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त थिएटर होता था, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे कला से जुड़ी चीज़ें हुआ करती थी। और जो जापान का बड़ा जाना माना एक पारंपरिक रंगमंच है, नाटक है, वो यहाँ पे खेला जाता था और खेले जाते थे यहाँ पे बहुत सारे पपेट शो। तो जो जापान की कुछ पुरानी कला है, एक तो है उसका नाम है कुबुकी और दूसरी है बुनराकू। ये एक पपेट शो है और उसके लिए एक ज़माने में ये शहर जाना जाता था, लेकिन आज देखिए ये तो बिल्कुल बदल गया है और यहाँ पे खूब सारी एंटरटेनमेंट से जुड़ी चीज़ें हैं। और स्ट्रीट फूड के लिए तो दोस्तों ये एक हेवन है। और जो एक आइकॉनिक चीज़ दोस्तों यहाँ पे है वो है ग्लीको रनिंग मैन। ये जो साइन है दोस्तों, अब ये साइन तो देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है इस रनिंग मैन के सामने अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं। ये एक्चुअल में एक सिंबल बन चुका है इस शहर का। और कहानी इसकी ये है कि 1935 में एक एनर्जी कैंडी थी जिसकी एडवर्टाइजमेंट के तौर पे ये रनिंग मैन ये शुरू हुआ था, लेकिन अब ये ओसाका की पहचान है। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है इस शहर में वो इस रनिंग मैन के सामने ज़रूर आता है और अपनी तस्वीर यहाँ पे खिंचवाता है। बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्शन दोस्तों लोगों को अपनी तरफ ये खींचती है। और यहीं पास पे शिनिसाई बाशी आर्केड है, जो जापान की यहाँ की जो कल्चरल हिस्ट्री से जुड़ी हुई दुकानें हैं, बड़े ज़बरदस्त मॉडर्न ब्रांड्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। दोस्तों माहौल तो ऐसा यहाँ का है जैसे कि यहाँ पे कोई बड़ा ज़बरदस्त मेला लगा है। और ये मेला सैटरडे या संडे को नहीं, मंडे से लेके संडे तक और साल के जो 365 डेज़ होते हैं हर रोज़ यहाँ पे लगता है। यहाँ के हर मोड़ पर, हर कोने पे ऐसा लगता है जैसे दोस्तों कोई कहानी है। ओसाका सिर्फ देखने की नहीं, ये मेरे हिसाब से जीने की एक जगह है। आइए दोस्तों ज़रा ओसाका को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। और ये डोटोनबरी पानी के रास्ते से आप देख रहे हैं, ये जो क्रूज़ फ़िलहाल इसमें चल रहे हैं, ये भी यहाँ की एक बहुत ही मशहूर चीज़ है। इसे टोबोरी रिवर क्रूज़ कहते हैं। एक छोटी सी ये नाव पे यात्रा है, लगभग 20 मिनट का मैं देख रहा हूँ ये एक ट्रिप है। लेकिन कहते हैं ये ट्रिप एक्चुअल में ओसाका का दिल है। शायद यहाँ से जो ओसाका को देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल ही अलग होता है। दोस्तों जब लोग बाग इस नाव पे गुज़रते हैं, मैं देख रहा हूँ ये जो ब्रिज पे लोग खड़े हैं बहुत ज़बरदस्त चीयर करते हैं। और नाव में जो बैठे लोग हैं उनकी भी खुशी का कोई अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। ये मेरा अपना मानना है कि ओसाका का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, और फ़िलहाल ये एक मॉडर्न वर्ल्ड बन चुका है, तो इन दोनों के बीच में ये एक जोड़ती हुई नहर है। और नहर पे चलती ये छोटे छोटे क्रूज़ है। ऊपर ये चमचमाते साइन बोर्ड्स, नीचे बहता पानी। ऐसा लगता है कि ये शहर कभी रुकता नहीं है। ग्लीको रनिंग मैन अपने आप में एक बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। डॉनक्यू ये सामने आप देख रहे हैं, ये एक फेरिस व्हील है जिस पे आई बिलीव बहुत से लोग बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों ये जो अनुभव है ये सिर्फ घूमने का नहीं, महसूस करने का है। ओसाका की असली रूह शायद यहीं दिखती है। नहर के इस शांत वातावरण में रोशनी के कितने सारे रास्ते बने हैं। दोस्तों समय है आज की इस यात्रा को यहीं पे पॉज करने का। उम्मीद है कि आपने ओसाका शहर को एंजॉय किया होगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और आपसे मुलाकात होगी अगले पड़ाव पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, यात्रा करिए और खुश रहिए।